गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने GS3 के एनर्जी टॉपिक को कवर किया था और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता भी हूं कि GS3 सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है हमारे तीनों जनरल स्टडीज के एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ एनर्जी एक ऐसा डोमेन है जिससे हर साल 3 सवाल हमें देखने को मिलते हैं और सवाल जनरली रिपीटेड ट्रेंड है। और मैं कई बार एक हमारी ना क्लास किताबों का सेट है जिसमें 900 क्वेश्चन दे रखे हैं विद देयर मॉडल आंसर। 4 किताबों का सेट है जिसमें GS1 के 200 क्वेश्चन, GS2 के 200 क्वेश्चन, GS3 के 200 क्वेश्चन और HPG के मेंस के 300 क्वेश्चन। तो ऐसे 4 किताबों का सेट है जिसमें 900 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। इन किताबों के अंदर काफी हद तक हमारे जीएस को बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर किया गया है। तो हमारा सिंपल टारगेट क्या है कि अगर कोई विद्यार्थी 1500-1800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पेपर में जाता है तो उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास कंटेंट एक रीस्ट्रक्चर्ड वे में आ जाता है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग पेपर को निकालने का प्रयास मेंस को पर्टिकुलरली देखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना रिलेटिवली इजी है। अगर आप देखेंगे भी तो प्रीलिम्स में जो संख्या है नंबर ऑफ सीट के 20 गुना होती है, लेकिन मेंस के अंदर जो है उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं। जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे केवल 16 बच्चों ने मेंस को क्वालिफाई किया और जिसमें से 7 बच्चों की रैंक आई है, और उससे पहले 42 बच्चों ने मेंस को क्वालिफाई किया। तो आप समझिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइंग मेंस इज वेरी वेरी लेसर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कुड एबल टू क्वालिफाई। प्रोपोर्शनेशन की मैं बात करूं, प्रोपोर्शन की बात करूं तो काफी कम प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। तो इसलिए मेंस को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं एटलीस्ट उनको जरूर हम लोगों ने पकड़ना है। तो ऐसे ही एनर्जी एक ऐसा डोमेन है जिसमें मैंने बोला कि हर साल 3 सवाल हमें देखने को मिलते हैं, और उस एनर्जी डोमेन को अगर हम लोग काबू कर लें, और वो 3 सवाल अगर आप देखेंगे बहुत डायनामिक नेचर के हैं, और एनर्जी पे इसलिए भी फोकस करना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में इस साल भी आपने देखा कि एक सवाल एनर्जी पे था। एनर्जी में 100% 1 या 2 सवाल चाहे यूपीएससी हो, चाहे अलाइड हो, चाहे एचएस हो, सभी में पूछा जाएगा। इनफैक्ट एनर्जी एक ऐसा डोमेन है, कभी भी एनवायरमेंट पे कोई भी सवालात आता है, कोई ऐसे आता है, तो एनर्जी उसके अंदर कोट की जाती है, चाहे ऐसे राइटिंग के अंदर ही क्यों ना हो। तो वैसा ये एनर्जी का डोमेन है। आज ऐसा ही हम एग्रीकल्चर को करेंगे। पहले हम सिलेबस को करेंगे। तरीका क्या होता है किसी भी टॉपिक को अटेम्प्ट करने का, कि जस्ट ग्रो थ्रू द सिलेबस ऑफ द एंटायर टॉपिक सो दैट यू कैन गेट टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेबस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने एग्रीकल्चर को भी प्रूव आउट करना है। अब देखिए टॉपिक क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब GS3 इज ऑल अबाउट करंट ओरिएंटेड है ना। एनर्जी इज करंट, एनवायरमेंट इज करंट, स्पेस इज करंट, एग्रीकल्चर इज करंट। तो ऐसी टॉपिक क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड हर्बल रिसोर्सेज इन द नेशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, concept of organic farming, seed certification, rain water harvesting, techniques of irrigation, soil conservation and soil health card। सीधे सवाल दे रखें कि एग्रीकल्चर में देखो एनर्जी में क्या टॉपिक देते, जो आजकल लेटेस्ट समस्याएं एनर्जी को लेकर चल रही वही सारे टॉपिक के पार्ट थे। एग्रीकल्चर के अंदर जो नई चीजें हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग नई बात है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नई बात है, सीड सर्टिफिकेशन नया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप में नई चीज है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानी के स्रोत घट रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की डोमेन में क्या नए नए टेक्नोलॉजी हमारी विकसित हो रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, प्रिसिजन फार्मिंग है, ये सारी तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। टेक्निक ऑफ इरिगेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन एंड हेल्थ कार्ड, तो सॉइल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर के डिटर्मिनेंट में, तो ये सारी चीजों के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसी को इन्होंने टॉपिक में रखा। तो आज की क्लास में हमने ये 3 सवालों को कवर करना है जो एज इट इज आपके टॉपिक का पार्ट है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन सारे सेशन से, जो विद्यार्थी अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ये जान पाए कि आंसर राइटिंग करने का सही तरीका क्या है। इसी के साथ साथ एक प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा है, उस प्रोग्राम को मैं पिच करता हूं जिसका नाम है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। मैं एक डिटेल सेशन भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मेंस के कंटेंट को हमें रीस्ट्रक्चर करना होता है ताकि आपके पढ़े से पेपर आ जाए। राइट, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी नीड एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक इन इंडिया। तो यह एज इट इज अभी हमने आपके सिलेबस में पार्ट देखा कि इरिगेशन टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि लेटेस्ट इरिगेशन टेक्निक। तो मैंने सवाल बनाया कि क्यों हमें इरिगेशन टेक्निक एफिशिएंट चाहिए होती है। तो ये एक बुनियादी सवाल है। ऐसे ही हम देखते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये एज इट इज आपके सिलेबस में भी मेंशन था। ऐसे ही देखिए व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एज इट इज सिलेबस। तो हम सिलेबस के 3 एस्पेक्ट को आज कवर करने वाले, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट आर द की फीचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये 3 एरियाज को हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं, व्हाई डू वी नीड एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक इन इंडिया। तो बहुत बुनियादी सवाल है कि अगर हमें पेपर में कमीशन ने लिख के दिया हुआ है कि इरिगेशन टेक्निक लेटेस्ट बताई जाए
तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि लेटेस्ट इरिगेशन टेक्निक की जरूरत क्यों पड़ी है। ऐसा क्या हो गया जो पुरानी इरिगेशन की टेक्निक, ट्यूबवेल है, कैनाल है, टैंक इरिगेशन है, इनमें क्या समस्याएं हैं कि हमें नई इरिगेशन की टेक्निक चाहिए। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, डिफाइन व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाट आर द एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक। तो सबसे पहले हम ये परिभाषित करेंगे कि ये जो सिंचाई है, इरिगेशन है, इसकी परिभाषा क्या है और कौन सी इरिगेशन की टेक्निक हमें अभी देखने को मिलती है। फिर हम चले जाएंगे कि क्यों हमें एफिशिएंट इरिगेशन की टेक्निक चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं हमेशा बहुत ज्यादा बल देता हूं इस बात पे, फोकस करवाता हूं इस बात पे, डेटा डालो, एग्जांपल डालो, करंट अफेयर डालो। तो अगर आप तीन चीजें डालते हो, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि करंट अफेयर डालो, डेटा डालो और एग्जाम्पल डालो, इन सबसे आपको मार्क्स हमेशा अच्छे गेन करने का मौका मिलता है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इरिगेशन को समझाएंगे भाई जो रेन वाटर के अलावा हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल और एग्रीकल्चर फील्ड है, उसी को इरिगेशन बोलते हैं। ये इसलिए किया जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ सप्लीमेंटेशन ऑफ रेन वाटर विद अनदर सोर्स ऑफ वाटर। ये क्यों किया जा रहा है, सिंचाई क्यों की जाती है, ताकि आपको एश्योर्ड क्रॉप आउटपुट मिले या आप क्रॉप फेलियर से बच सके। कि मान लीजिए कई बार बरसातें नहीं ठीक से, जैसे इस बार देख रहे हैं टाइमली नहीं हो पा रही है और पहले से कम भी बरसात हुई है, तो उस कम बरसात का हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट पे इंपैक्ट ना आए, इसलिए हम एश्योर्ड इरिगेशन दिया जाता है। तो ये इरिगेशन की सिंपल परिभाषा है। फिर हम देखते हैं कि इरिगेशन की लेटेस्ट टेक्निक कौन सी है। इरिगेशन की लेटेस्ट टेक्निक कोड कर दो कि ड्रिप इरिगेशन एक लेटेस्ट टेक्निक है, हमारे पास इरिगेशन के स्प्रिंकल एक टेक्निक है। तो इस तरह की टेक्निक इरिगेशन की देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना है, 8 मार्क्स के लिए इसमें हमेशा एग्जाम्पल कोट करो विद केस स्टडी। कि अगर एफिशिएंट इरिगेशन की बात हो रही है तो कोई केस स्टडी और एग्जाम्पल और करंट अफेयर क्यों नहीं डाल दिया जाए। अगर 8 नंबर का है, 4 नंबर में इतना लिखना स्पेस वाइज और समय वाइज संभव नहीं है, इसलिए 4 नंबर में इसको एग्जाम्पल और करंट अफेयर को छोड़ा भी जा सकता है। तो ये सिंपल इरिगेशन की बात होगी, परिभाषा होगी। साथ ही साथ इरिगेशन में आप देखिए कि डेटा कहता है कि भारत में सरकार ने 140 मिलियन हेक्टेयर, हमारे पास ना जमीन जो है, मिलियन हेक्टेयर जमीन, 140 MHA मिलियन हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर के अंडर है। 140 में से जो इरिगेटेड लैंड है दैट इज 45% ऑफ द नेट सोन एरिया, NSA के 45% जमीन, जो कि खेती की 45% जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की गई है, दैट कम्स आउट टू बी 65 MHA। तो ये हमारे पास डेटा है जो कि हमने इंट्रोडक्शन में ही कोट करना है। फिर हमने बताना है कि अच्छा जो इरिगेशन की बात है, पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें एफिशिएंट इरिगेशन, ये पूछा गया ना क्यों चाहिए, हमें एफिशिएंट इरिगेशन इसलिए चाहिए, एफिशिएंट कि कम पानी में ज्यादा पैदावार हो। तो कम पानी क्यों चाहिए, क्योंकि पानी के स्रोत कम हो चुके हैं। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि पहले से पानी के स्रोत कम हो गए हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग वाटर रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से हम एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। देखो अगर हमारे पास तो एबंडेंट वाटर है तो जितना मर्जी वेस्ट करो, लेकिन जब आपके पास वाटर के रिसोर्सेज ही घटते चले जा रहे हैं तो आपको बहुत समझदारी से उस पानी को, है ना, सीमित पानी को जुडिशियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा है कि समय के साथ आप देख रहे हो, जैसे इस बार का भी एग्जांपल कोट करोगे, इरेटिक रेनफॉल। इरेटिक का मतलब है कि कभी तो बरसात बहुत ज्यादा हो जा रही है और जब होनी चाहिए कायदे से उस समय नहीं हो रही है। तो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो इरेटिक हो गया है, प्रिडिक्टेबल नहीं हो गया है। और यहां पे करंट अफेयर का तड़का मारोगे और बोलोगे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है जी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, या आप शब्द इस्तेमाल करोगे क्योंकि जी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। तो इनकी वजह से आप देखोगे रेनफॉल का पैटर्न बहुत इरेटिक हो चुका है। उसी के साथ साथ आप एक और बात बोलोगे कि पहले से देखो, आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास हो चुकी है, आज से 10 वर्ष पहले 121 करोड़ थी। तो आज भारत में 10 साल बाद ज्यादा खाना पैदा करना है, लेकिन जमीन तो घट गई ना। आप खुद हिमाचल में देखोगे बहुत सारी जमीन जो आपके टाइम पे खेती के लिए उपयोग की जा रही थी, 10 साल में ट्रांजिशन देखो, वहां पे रोड बन गया है ना, पंचायत घर बन गया है या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, घर बना दिए लोगों ने। तो धीरे धीरे खेती की जमीन तो घट रही है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो नए लोगों को खाना भी खिलाना है। तो करोगे क्या आप, तो आप क्या करोगे, जो छोटा सा खेत आपका अब बच गया है उससे ज्यादा पैदावार पैदा करोगे। ज्यादा पैदावार करोगे तो आपको पानी भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि समय के साथ पानी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई है, लेकिन पीछे से पानी घट गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो घटता हुआ पानी है उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तीसरा, क्यों आपको पानी एफिशिएंसी से चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा खाना पैदा करना है कम पानी के साथ। तो आपको क्या करना है, एफिशिएंसी से पानी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पानी क्यों चाहिए,
क्योंकि आज की डेट में आप खेती ड्राईलैंड एरिया में भी करने का प्रयास करो जहां पानी के वैसे ही स्रोत कम है, तो आप क्या करोगे, जितना पानी है उसको बहुत एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करोगे। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमें एफिशिएंट इरिगेशन की टेक्निक की आवश्यकता पड़ गई है। क्लियर? टेक्निक हमें पता है कि ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, उसके लिए अलग सवाल बन सकता है, क्यों चाहिए ये करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एक बहुत अच्छा इसके अंदर क्या किया, इसमें कंटेंट को एनरिच कर लिया। कैसे? केस स्टडी डाल दी। केस स्टडी क्या डाला कि इजराइल एक ऐसा देश है जो डेजर्ट है। इजराइल अगर आप देखोगे डेड सी है, वहां पे डेजर्ट है और वहां पे सरप्लस एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, और पानी का स्रोत नहीं है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निक इजाद करी है कि किस तरह से पानी को एफिशिएंटली एग्रीकल्चर यूसेजेस के अंदर ला सके। भारत के अंदर 92% जो पानी है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे क्या है कि इतना पानी तो था नहीं इनके पास, तो उन्होंने उसी पानी को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और भारत की सरकार ने इनके साथ बहुत अच्छे टाई-अप्स किए हैं ताकि पानी के स्रोत को बहुत जुडिशियसली इस्तेमाल किया जा सके। तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर, वर्ड देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले और इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत हम क्या कर रहे हैं कि फार्मर्स को, सरकारी ऑफिसर को, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो लोगों को जाके समझा पाए कि एफिशिएंसी से पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के तहत हमने 1,70,000 फार्मर को ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से पानी को जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए। तो ये करंट अफेयर का तड़का मार लिया जिसमें इंटरनेशनल टाई-अप्स भी भारत के आपने बता दिए। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। यदि 8 नंबर का आएगा तो आप लास्ट में ये इजराइल वाली बात लिखोगे, 4 नंबर में स्पेस नहीं होगा तो इजराइल वाली बात नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, एक लाइन में भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपने आंसर को अटेम्प्ट करना था। सिंपल है, डन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आपने बताना भैया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। इंट्रोडक्शन देखो, स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग में। स्ट्रक्चर क्या है कि आपने देखना है इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाई किस मिनिस्ट्री ने ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फ्लोट किया है, कौन से बड़े मिशन का ये एक पार्ट है, जैसे नेशनल मिशन ऑन एक्शन प्लान है ना, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके तहत ये 8वां मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फ्लोट किया है। हम इसके इंट्रोडक्शन में ही लिखेंगे कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव लिखते हुए कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखेंगे कि क्या कीवर्ड इसके ऑब्जेक्टिव में डाले जा सकते हैं कि हम इस नेशनल मिशन को क्यों फ्लोट करें। फिर दूसरी बात लिखेंगे डिस्क्राइब करने से पहले कि डिस्क्राइब को पॉइंटर में करेंगे ही कि जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड दिस मिशन। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था एनर्जी में, ऑलवेज ट्राई टू एड्रेस योर व्हाई। तो व्हाई वी नीड दिस मिशन, तो हमने ये भी देखना है इंट्रोडक्शन के बाद उसके व्हाई को एड्रेस करना है, फिर बताना है कि डिटेल में ये मिशन क्या कर रहा है, और फिर करंट अफेयर से करेंगे कि कैसे ये मिशन आजकल के जो एग्रीकल्चर के अंदर इतना क्राइसिस चल रहा है फार्मर्स में, उसको कैसे एड्रेस करने का काम करेगा। तो ये करंट अफेयर का तड़का इसके अंदर लगा देंगे। क्लियर? तो ये एक इसका स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें नेशनल मिशन एग्रीकल्चर के बारे में भी बताएंगे, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, और साथ ही साथ इसमें ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये मिशन जो है डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या इसके अलग अलग एस्पेक्ट रखे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हमने बताया कि ये जो मिशन है ये फ्लोट किया गया है अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसके लिए काम कर रही है। सन 2008 का ये मिशन हमारे पास देखने को मिलता है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, देखो अब कीवर्ड, ऑब्जेक्टिव के साथ कीवर्ड डालेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी पे काम करेंगे। क्यों ऐसा चाहिए हमें मिशन के अंदर, क्योंकि समय के साथ देखो मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में समस्या क्या आ रही है, धीरे धीरे सॉइल हेल्थ खराब हो गई है, पानी के स्रोत कम हो चुके हैं, फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी, लिखते जाओ, पानी के स्रोत कम हो रहे, डिक्रीजिंग वाटर रिसोर्सेस। सेकेंडली कि हमारी सॉइल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई है। थर्डली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर हैज डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। नंबर फोर्थ, द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी हाई। तो इन सबको ठीक करने का नाम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर करें और सस्टेनेबल वे में करते चले जाएं। तो सस्टेनेबल कैसे होगा, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होना चाहिए फार्मर के लिए, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए हमारी मदर अर्थ के लिए। अब इसी के लिए हम बोलेंगे कि वाटर यूज एफिशिएंसी पे काम करेंगे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मींस सॉइल का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे। तो यहां पे सॉइल के कंपोनेंट को डाला, वाटर के कंपोनेंट को डाला, और किसान का भाई पैसा बनना चाहिए, फायदा होना चाहिए, तो लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन करने का काम भी किसान के लिए करेंगे। तो तीनों स्टेक होल्डर डाल दिए, ये फार्मर डाल दिया, सॉइल डाल दिया और वाटर डाल दिया।
तो ये हमने इसमें काम किया। थ्रू एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवे बाय प्रोग्रेसिवली शिफ्टिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, तो ये एक इसमें कीवर्ड हो गया। एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, लाइक सॉइल, और इंटीग्रेटेड वे में फार्मिंग का काम करेंगे। तो ये इस मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसी बात को यहां पे किया गया है कि ये कब कैसे अचीव करेंगे वो उसके डिस्क्रिप्शन में लेकर जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसी मिशन का, सिंपल से इसको फिर से लिख लेते। प्रोडक्टिव बनाना है एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबल बनाना है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर से प्रॉफिटेबिलिटी, रिम्यूनेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल बनाना है एग्रीकल्चर को, और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है। ये हमारे कीवर्ड्स हैं कि क्लाइमेट की वगैरियस को एग्रीकल्चर बियर कर पाए, इस तरह से एग्रीकल्चर में तब्दीली हमें लेकर आनी है। तो ये एग्रीकल्चर का काम है। इफेक्टिव इंटरडिसिप्लिनरी और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। अगर इस चीज को अपने इंप्लीमेंट करना है तो आप देखोगे एग्रीकल्चर के इतने सारे एस्पेक्ट तो आपने कवर कर लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे को सॉइल की हेल्थ का ध्यान रखना है तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड में हमें टेक्नोलॉजी यूज करके सॉइल के न्यूट्रिशन के बारे में जानना होगा। तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हमें टाई अप करने की जरूरत है। अगर मेरे को पता है कि वाटर को एफिशिएंटली यूज करना है, लेकिन वाटर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डोमेन का पार्ट नहीं है, तो मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के साथ भी जो है अपने टाई अप करने पड़ेंगे। तो इस तरह से इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी पॉलिसी के लिए, क्योंकि आजकल जो पॉलिसी है उसमें ओवरलैपिंग होती है मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसी के साथ साथ हमें हमेशा, जैसे मैंने बोला, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या करेंगे हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग के नहीं हो सकता, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपना रुझान भी रखेंगे और साथ में सॉइल हेल्थ के एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैनेज करने का काम बहुत अच्छा करेंगे। तो अगर उसकी टेस्टिंग होगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ऐसे इसको मैनेज भी करना है। और साथ ही साथ जैसा मैंने बोला कि वाटर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और एक स्कीम इसके लिए भारत सरकार ने निकाली है, अगर आपको ध्यान होगा, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, है ना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप करके एक स्कीम है, वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत ही है। तो ये अगर सारे काम करेंगे तो आप नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मैनेज कर पाओगे। राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं क्योंकि एज इट इज सिलेबस का पार्ट है। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट आर द की फीचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दो सवाल पूछे गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने इंट्रोडक्शन में बताने की ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों क्या होती है, फिर जैसे मैंने बोला हमेशा वाई को एड्रेस करो, क्यों आवश्यकता है, और क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल है। 8 नंबर का सवाल है ना, तो प्रिंसिपल जो हमारे 4 हैं, प्रिंसिपल ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजें उसके अंदर हमने लिखनी है। उसके बाद जो सवाल में पूछा गया है कि की फीचर क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, 4 पॉइंट में वो बता दो, और फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता दो हिमाचल का और नेशनल गवर्नमेंट का कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हमने क्या नए इनिशिएटिव लिए हैं, वो इस पार्ट में हम लोग एड्रेस करेंगे। चलिए परिभाषा के तहत जाते हैं। पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को बताएंगे, भारत का थोड़ा डेटा डाल देंगे कि भारत जो है पहला ऐसा देश है जिसमें सबसे भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मर संख्या वाइज सबसे ज्यादा है और एरिया वाइज 5वां सबसे बड़ा एरिया भारत का ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत रखा गया है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की परिभाषा क्या है, जिसमें सिंथेटिक इनपुट जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, हार्मोन्स है, फीड एडिटिव्स है, इन सब का इस्तेमाल ना करके हम लोग नेचर के बेसिस पे क्रॉप रोटेशन जो भारत में किया जाता था, मिक्स फार्मिंग, एनिमल मैन्योर को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर करने का काम करेंगे। राइट, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की परिभाषा है। इसी परिभाषाओं को 2 संस्था ने भी दिया है, आप इनमें से किसी भी एक संस्था को कोट कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के तौर पे दोनों को ही लिख लिया। जैसे यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक भारत की संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिस्क्राइब करती है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच प्रमोट्स एंड एनहांस एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ, देखो कितनी अच्छी बात लिखी, इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल, सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग ऑन फार्म एग्रोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल मेथड इन एक्सक्लूजन ऑफ सिंथेटिक ऑफ फार्म इनपुट्स। तो बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी, आप चाहे इस परिभाषा को इस्तेमाल कर लीजिए। कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आए तो किसी भी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा को आपने कोट करना है। और ऐसे ही देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एनहांसेस एग्रीकल्चर इकोसिस्टम हेल्थ इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये FAO ने पहले परिभाषा दी थी, उसी की परिभाषा को और शब्दावली को इस्तेमाल किया है ICAR ने। फिर हम बताएंगे भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग समझा दिया, परिभाषा भी दे दी और कोट कर दिया कि किसने परिभाषा दी है। उसके बाद हम बताएंगे इसमें 4 प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ का मतलब है सॉइल हेल्थ का हम लोग इसमें बहुत ध्यान रखेंगे, प्लांट हेल्थ का ध्यान रखेंगे, एनिमल हेल्थ का ध्यान रखते हुए हम फार्मिंग को परस्यू करेंगे।
फिर इकोलॉजी के ऊपर फार्मिंग के जो है इंपैक्ट कम से कम आने चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी बेस्ड ऑन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकिल्स। तो अभी जो इकोलॉजिकल सिस्टम और साइकिल है उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए हमने फार्मिंग का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है कि आप फार्मिंग करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतनी खेती करी कि आगे सॉइल को खत्म कर दिया और बाकियों के लिए सॉइल नहीं छोड़ी है, तो उसे प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस बोला जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बिल्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन दैट एंश्योर फेयरनेस विद रिगार्ड टू कॉमन एनवायरमेंट, लाइफ अपॉर्चुनिटीज। फेयरनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्विटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस। ये फेयरनेस के कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं कि जस्टिस कर रहे हैं हम अगली जनरेशन के साथ, उनको भी इक्विटी कि उनको भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल बेनिफिट ऑफ नेचर हो रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो सारी चीजें इसको देखा जाएगा। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ केयर है जिसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबली आगे की जनरेशन को भी केयरफुली ये सारी चीजें, धरोहर जो हमें मिली है नेचर से, वो धरोहर, वो हेरिटेज हम आगे फॉरवर्ड करें, राइट। तो ये 4 प्रिंसिपल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमेशा बेस्ड होती है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ की फीचर है भाई, करते कैसे हैं, की फीचर क्या होता है, करते कैसे हैं। करते कैसे भैया, हमने लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी का ध्यान रखना है सॉइल की, तो सॉइल हेल्थ को बहुत ज्यादा मैनेज करना है, सॉइल डिग्रेडेशन से बचाना है और इरोजन से बचाना है, सॉइल को पल्यूट नहीं करना है, केमिकल फर्टिलाइजर को कम से कम इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ आपने रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल को इस्तेमाल करना है, क्योंकि नेचर कुछ भी वेस्ट नहीं करती, नेचर रिसाइकिल एवरीथिंग। तो हमने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि रिसाइकलिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसका रहेगा। साथ ही साथ क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको मारना नहीं है, उनको बचा के रखना है। तो ये सारे तमाम चीजें अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये फीचर हमें समझ आ रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के होते हैं। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स आज क्या, तरीका क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का। लास्ट पार्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ स्कीम बता दो सरकार की। एक स्कीम बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही है, परंपरागत कृषि विकास योजना है ना। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करने का एक तरीका है। एक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें फार्मर की, क्योंकि हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम द फार्मिंग हैज बिकम कैपिटल इंटेंसिव। उसी कैपिटल इंटेंसिव नेचर को हम लोग अरेस्ट करने का प्रयास करें। लास्ट पार्ट हिमाचल का तड़का लगाएंगे, हम लिखेंगे भारत, हिमाचल की सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान एक योजना निकाली है सन 2018 के बजट स्पीच में। वो जो है गवर्नमेंट का एक माइलस्टोन स्टेप है जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिमाचल के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। देखेंगे लार्जली हिमाचल में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही की जाती है, बस अब हम उसको एक्सप्लिसिटली बोलते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। क्लियर। तो आज के सेशन में हमने 3 सवालों को डिस्कस किया। तीनों सवाल डायरेक्टली आपके पेपर में जो सिलेबस है, जैसे इरिगेशन, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषयों को एड्रेस करेगा। तो जो लोग घर में खुद ही तैयारी कर रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट से तैयारी करिए, उनके लिए ये सेशन बहुत उपयोगी है, क्योंकि इन सेशन के माध्यम से आपको पता चल पाया कि किस तरह से पेपर को सेकंड स्टेज में लेकर जाया जा सकता है। बेसिक नोट्स बन गए हैं, अब नोट्स को एक लेवल और स्केल करना पड़ेगा, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग एंड एनरिचमेंट ऑफ योर कंटेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, आप इन आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेरे को भेज सकते हैं, मैं इनको चेक करूंगा। नीचे एक लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने आंसर को अपलोड कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम इसमें आपको डिटेल फीडबैक देने का काम करेंगे। क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।